हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल तरुण क्लासेस में। तो आज हम करेंगे क्लास 12th के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन की सीरीज में। आज हमारा चैप्टर 2 है जिसका नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो अगर आपको बता दूं, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी अपडेट मिलती रहे टाइम टू टाइम। इस चैप्टर 2 की और क्लास 12th की हम पूरी टेस्ट प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिससे कि आप अपने 12th क्लास के सभी चैप्टर प्रीवियस ईयर से कंप्लीट कर सकते हैं, जिससे आपको पेपर्स में हेल्प मिलेगी और जो आपके 80% मार्क्स या 80+ मार्क्स प्राप्त करने में आपकी हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, रूस और भारत दोनों द्वारा परिकल्पित बहुध्रुवीय विश्व की किसी एक विशेषता पर प्रकाश डालिए। बहुध्रुवीय क्या होता है? मल्टीपोलर होता है इसका मतलब। मल्टीपोलर के बारे में बताना है इसमें। ओके, तो इसका उत्तर है बहुध्रुवीयता की विशेषताएं अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में कई शक्ति केंद्रों के सह अस्तित्व में होते हैं, जैसे कि अमेरिका, रूस, चीन, जापान आदि। बहुध्रुवीयता मल्टीपोलर कहाँ होता है? जहाँ पर पावर एक ना होकर अनेक होती है। जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड के टाइम पे और सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे आपने देखा होगा कि उस टाइम सेकंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में ग्रुप बन गए थे, जिसमें से 2 ग्रुप बने थे और उसमें से एक ग्रुप में ये सारी कंट्रीज थी। और जब सेकंड वर्ल्ड वॉर का एंड हुआ तो उसके बाद रूस और अमेरिका, ये 2 डोमिनेट कंट्री बच गई, जिनके बीच में फिर वॉर स्टार्ट हो गया, जिसे कोल्ड वॉर बोलते हैं, शीत युद्ध बोलते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विध्रुवीयता की परिभाषा दीजिए। क्वेश्चन 2017 में आया। ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको हेल्प करेंगे। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसमें द्विध्रुवीयता, जैसे मैंने आपको बताया कि इसको बाइपोलैरिटी बोलते हैं। तो इसका आंसर है, द्विध्रुवीयता को विश्व व्यवस्था की एक प्रणाली के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जिसमें वैश्विक आर्थिक, सैन्य और सांस्कृतिक प्रभाव का अधिकांश हिस्सा 2 राज्यों के बीच होता है। 2 राज्य, इन शॉर्ट इसमें 2 कंट्रीज के बारे में बताया गया, जिसमें 2 जो पावर होती है वो 2 कंट्रीज में डिवाइड होती है, जिसमें से कोई भी जो पावर होती है वो अपने आप को दूसरे से लो स्टैंडर्ड पर नहीं दिखाना चाहती है। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत अर्थव्यवस्था। सोवियत को सोवियत इंग्लिश में बोलते हैं। सोवियत इकोनॉमिक और कैपिटल इकोनॉमिक के बीच कोई एक बड़ा अंतर बताइए। क्वेश्चन 2015 में आया, पर एक रिलेटिव क्वेश्चन है जो हर साल आ सकता है। इसकी एक मतलब क्वेश्चन का आप कह सकते हैं रूट बोल सकते हैं इस क्वेश्चन को, इसलिए आप इससे जरूर याद करें। इसका उत्तर है, सोवियत प्रणाली समानता के सिद्धांत पर आधारित थी और नियोजित अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियंत्रित थी। मतलब जो एक तो सोवियत जो प्रणाली है वो इक्वलिटी पर आधारित थी, और दूसरा है नियोजित अर्थव्यवस्था। मतलब आपने सुना होगा प्लानिंग कमीशन, हमारे देश के अंदर प्लानिंग कमीशन, ये हमने सोवियत से ही अपनाया है। प्लानिंग मतलब 5 ईयर प्लान हो गए, 2 ईयर प्लान हो गए, 3 ईयर प्लान हो गए। इसमें भी इन्होंने अपनी प्लानिंग इकोनॉमिक को बढ़ावा दिया था। नेक्स्ट है कैपिटल इकोनॉमिक, मतलब पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ने निजी स्वामित्व प्रभुत्व, मतलब निजी मतलब प्राइवेट थे, यहाँ पे प्राइवेट निजीकरण ज्यादा था, प्रमुख था, और भूमि उत्पादन संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण पूंजीपतियों के हाथ में था। जो कैपिटल लोग थे वही जो मतलब अमीर लोग थे, वही लोग जो थे पूंजीवाद की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा दे रहे थे, इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी के किसी एक परिणाम पर प्रकाश डाल दिए। परिणाम होता है कंसिक्वेंसेस होता है इसका मतलब। तो इसका कंसिक्वेंसेस देखते हैं। इसका आंसर है, शॉक थेरेपी ने पूरे क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और लोगों को बर्बाद कर दिया। राज्य द्वारा नियंत्रित विशाल औद्योगिक परिसर लगभग ध्वस्त हो गया था, क्योंकि इसके लगभग 90% उद्योग बिक्री के लिए रखे गए थे। इसमें यह जो इंडस्ट्री थी, जो राज्य द्वारा, स्टेट द्वारा कंट्रोल थी, उसको द्वारा जो भी सामान रखा गया था वो 90% बिक्री के लिए रखा गया था और बिक्री नहीं हो रही थी। इस स्टेज को बोलते हैं शॉक थेरेपी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका को किस तरह लाभ हुआ? विघटन हो गया इसका डिसइंटीग्रेशन। तो इसका ये क्वेश्चन 2015 में आया है। इसका आंसर है, सोवियत संघ की आर्थिक संकट के कारण सोवियत संघ के विघटन से अमेरिका को लाभ हुआ। किसके कारण? आर्थिक संकट, इकोनॉमिक जो है, इकोनॉमिक सिचुएशन सही नहीं थी। सोवियत संघ ने अपने अधिकांश संसाधनों का उपयोग परमाणु और सैन्य शस्त्रागार को बनाए रखने और पूर्वी यूरोप और सोवियत प्रणाली के भीतर अपने उपग्रह राज्यों के विकास में किया। मतलब उसका इकोनॉमिक कैसे वो हो गया था खराब, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर खराब कैसे हो गया था? उसने ज्यादातर जो अपना मनी मतलब पैसा था उसे उसने परमाणु पर लगाया, सैन्य शस्त्रों पर लगाया, ताकि उसके बाद जितने हथियार होंगे वह अमेरिका का सामना उतना ही अच्छे से कर सकेगा। इसलिए उनकी जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर था वो डगमगा गया और वह अपने लोगों का डेवलपमेंट नहीं कर पाया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है ये। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, शॉक थेरेपी का क्या मतलब है? ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इसकी रिपीटेशन कितनी बार है। तो इसका आंसर देखते हैं, सोवियत संघ के विघटन उन देशों में साम्यवाद के पतन के साथ जुड़ा हुआ था जो समाजवादी ब्लॉक के सदस्य थे। समाजवाद मतलब सोशलिस्ट, और जो ये साम्यवाद होता है ये कम्युनिस्ट होता है। इसका है, सोवियत संघ के बाद के ये देश एक सत्तावादी समाजवादी व्यवस्था से लोकतांत्रिक पूंजीवादी व्यवस्था में संक्रमण की प्रणाली से गुजरे। संक्रमण के इस मॉडल को शॉक थेरेपी कहा जाता है। इसे विश्व बैंक और IMF, ब्रिटेन वुड्स संस्थान द्वारा सुगम बनाया गया था।
शीत युद्ध के दिनों में सोवियत अर्थव्यवस्था की कोई दो विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन 2012 में आया है। इसका उत्तर है शीत युद्ध के दिनों में सोवियत अर्थव्यवस्था की दो विशेषताएं इस प्रकार है। विशेषताएं होता है कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हमें इसके। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है इसमें जटिल संचार नेटवर्क तथा तेल लोहा और इस्पात सहित विशाल ऊर्जा संसाधन थे। सेकंड पॉइंट है इसका एक घरेलू उपभोक्ता उद्योग था जो पिन से लेकर कार तक सब कुछ बनाता था। सोवियत संघ की बेसिकली इसका पॉइंट बताने कि इसके इकोनॉमी क्या पॉइंट थे। एक तो है इसमें जो सारा सामान था वो यूरोप में ही बनता था, सॉरी यूएसएसआर में ही बनता था, जिससे कि उसे बाहर से कोई भी सामान इंपोर्ट ना करना पड़े। और इसका जो नेटवर्क था वो भी बेसिकली कुछ ही उद्योग से जुड़ा हुआ था। इसलिए आप देख सकते हैं इसमें इस्पात उद्योग और इस्पात लोहा और तेल के बारे में बताया गया है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसा क्यों कहा जाता है कि बर्लिन की दीवार का गिरना द्विध्रुवीय दुनिया के पतन का प्रतीक है। क्वेश्चन 2 देख सकते हैं बाइपोलर कंट्री के पतन का ये कारण कोलैप्स और बर्लिन वॉर देख सकते हैं। इसका आंसर बताना है आपको। इसका आंसर देखते हैं। बर्लिन की दीवार शीत युद्ध की पहचान है। ये शीत युद्ध की पहचान है। बर्लिन की दीवार कहाँ पे है? ये जर्मनी में है। यह है पूंजीवादी और साम्यवादी दुनिया के बीच विभाजन का प्रतीक है। ये किस चीज के लिए है? ये एक प्रतीक है, मतलब ये एक आप जिसे कह सकते हैं कि युद्ध कहाँ से स्टार्ट हुआ या फिर युद्ध का कोई एक मिड पॉइंट आपको बताना हो तो ये बर्लिन की दीवार आप बता सकते हैं। यह एक ध्रुवीय दुनिया लेकिन द्विध्रुवीय दुनिया लेकिन सोवियत संघ के विघटन के बाद 9 नवंबर 1989 को लोगों ने दीवार को तोड़ दिया और इसे पूर्वी और पश्चिमी जर्मनी का एकीकरण के प्रतीक के रूप में चिन्हित किया गया, जिसकी राजधानी बर्लिन थी। ये जो बर्लिन है ये जर्मनी की राजधानी है। जब बर्लिन की दीवार गिरने से पहले सपोज ये जर्मनी है तो इनके बीच में ये दीवार थी। इनका इन दोनों का पार्टीशन था, ये ईस्ट है ये वेस्ट है, इस टाइप से। और जब ये दीवार गिर गई तो फिर ये जर्मनी पूरा एक हो गया। इसे क्या बोलते हैं? जर्मनी का एकीकरण। जर्मनी का एकीकरण बोलते हैं इसे। बर्लिन की दीवार के गिरने के बाद घटना की एक श्रृंखला शुरू हुई जिससे शीत युद्ध की समाप्ति तथा सबसे महत्वपूर्ण रूप में द्विध्रुवीय दुनिया का पतन का चिन्हित किया। द्विध्रुवीय दुनिया का पतन हो गया मतलब बाइपोलरिटी का अंत हो गया। एंड ऑफ बाइपोलरिटी का अंत हो गया। ये वाली वॉल गिरते ही, मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बोल सकते हैं आप इसे एक। अब देखते हैं 4 मार्कर क्वेश्चन। क्वेश्चन है शॉक थेरेपी के किसी भी 4 परिणाम का वर्णन करें। 2014 में क्वेश्चन आया है, कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं आपको। तो इसका आंसर है शॉक थेरेपी शब्द का अर्थ विश्व बैंक और आईएमएफ से प्रभावित समाजवादी देश, मतलब जो सोवियत देश थे वो ने पूंजीवादी देश में संक्रमणकारी मॉडल था। आप कह सकते हैं कि जो सोवियत देशों के अंदर जो कैपिटल देशों के संक्रमणकाली मॉडल है इसमें जो वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ है इन्होंने हेल्प करी थी इन देशों की कुछ कुछ स्टेजों पर अपनी शर्तों के साथ में। इसके पॉइंट देखते हैं। शॉक थेरेपी सोवियत अर्थव्यवस्था के लिए एक वास्तविक झटका साबित हुआ। इसने साम्यवादी अर्थव्यवस्था मतलब कम्युनिस्ट इकोनॉमी और क्षेत्र के लोगों को बर्बाद कर दिया, मतलब इसने अपनी शर्तें ज़्यादा पावरफुल लगाई थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्य नियंत्रण औद्योगिक इकाइयां ध्वस्त हो गई, मतलब जो राज्य नियंत्रण इंडस्ट्रीज थी वो सारी कोलैप्स हो गई। सरकारी उद्योग पर बड़े पैमाने पर निजीकरण हुआ। जो गवर्नमेंट इंडस्ट्री थी वो प्राइवेट इंडस्ट्रीज में चेंज हो गई और इनके बाद राज्य के स्वामित्व वाले उद्योगों को नीलामी की गई। जो स्टेट डोमिनेटेड इंडस्ट्री थी उनका नीलामी हुई। इसे देख इसका नेक्स्ट पॉइंट बनता है इसे विश्व इतिहास में सबसे बड़ी गैराज बिक्री। अब इस पॉइंट को याद कर सकते हैं अगर आपको ये पूरी नीलामी वाला पॉइंट याद करना है तो। कहा गया रूसी मुद्रा रूबल, ये रूसी करेंसी थी उस टाइम, रूबल के मूल्य में नाटकीय रूप से गिरावट आई, मतलब उसका मूल्य प्राइस जो है वो गिर गया। इससे मुद्रास्फीति दर बढ़ गई। ये इकोनॉमिक लेवल पे इसका इफेक्ट बताया गया है, ये कॉन्सिक्वेंस बताया गया है और लोग गरीब हो गए। सरकार द्वारा सब्सिडी वापस लेने से सामाजिक कल्याण की पूरी व्यवस्था खत्म हो गई, क्योंकि जब आईएमएफ ने अपनी शर्त लगाई तो उसने जो सब्सिडी दी जा रही थी लोगों को, सपोज अगर वहाँ पे 80% सब्सिडी दी जा रही है तो फिर आईएमएफ की शर्तों के अकॉर्डिंग उसे 30% या 20% तक गिरा दिया गया था लगभग, जिससे कि लोगों के जो गरीब थे वो और गरीब हो गए, वो अपनी सामान्य जरूरत है वो सामान नहीं, जो उनकी एसेंशियल चीज़ें उसे भी नहीं खरीद पा रहे थे वो। नेक्स्ट वन देखते हैं। इसने अमीर और गरीबों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया। इसे आर्थिक विभाजन को और मजबूत कर दिया इसने, ठीक है। इसे इकोनॉमिक लेवल पर भी सभी स्टेज वाइज भी डिवीजन हो गया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोवियत संघ के विघटन के कोई 4 परिणाम बताइए, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस बताने हैं। 2011 में क्वेश्चन है और इसके बाद ये रिपीट किया गया है। इसका उत्तर देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे, फर्स्ट पॉइंट है इसका, इसमें वैसे 6 पॉइंट दिए हुए हैं, 4 पूछे तो एडवांस है, एक्स्ट्रा है। सोवियत संघ के विघटन मतलब उसका जो डिसइंटीग्रेशन हुआ था उसका मतलब शीत युद्ध का अंत था, मतलब सोवियत संघ का जो डिसइंटीग्रेशन हुआ उसका था कोल्ड वॉर का एंड ऑफ कोल्ड वॉर, क्योंकि शीत युद्ध कोल्ड वॉर अमेरिका और यूएसएसआर के बीच प्रतिद्वंदिता का परिणाम था। इस प्रकार कोल्ड वॉर के टकराव समाप्त हो गया। जब शीत युद्ध सोवियत संघ का विघटन ही हो गया, जब सोवियत संघ का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो उसके बाद तो कोई दो पावर बची नहीं ना, उसके बाद सिर्फ एक ही पावर बची है डोमिनेट करने वाली, वो है यूएसए, अमेरिका इन शॉर्ट। इसका नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं।
नेक्स्ट पॉइंट है सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में नाटकीय परिवर्तन और उथल-पुथल हुई, जिसका विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा। विघटन के कारण विश्व में अमेरिका एकमात्र महाशक्ति के रूप में प्रभुत्व हो गया और कई शक्तियों का प्रभुत्व हो गया या कई शक्तियों का प्रभुत्व हो गया। आप कह सकते हैं जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद में सिर्फ जो पावरफुल कंट्री बची वो थी अमेरिका। इसलिए जो अमेरिका है उसको पावरफुल कंट्री के रूप में आज भी जाना जाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे IMF भी कहा जाता है, जैसे ब्रिटेन वुड संस्थान, ये दोनों इसी के हैं। ब्रिटेन वुड संस्थान जो इसके दो पार्ट है, ये विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, द्वितीय विश्व युद्ध ने देशों के विकासात्मक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सक्रिय भूमिका निभाई, क्योंकि ये वे विश्व बैंक और IMF से धन उधार ले सकते थे। मतलब जो देश कमजोर थे डिसइंटीग्रेशन के बाद में, वो IMF से हेल्प ले सकते थे, पर बशर्ते ये जो अपने वो शर्तें लगाता था वो सिर्फ IMF डिसाइड करता था, वो भी अकॉर्डिंग टू कंट्री। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, विश्व ने अनेक नए देशों को अपनी अपनी स्वतंत्र आकांक्षाओं के साथ उभरते देखा। अब जब डिसइंटीग्रेशन हो गया तो फिर जो USSR में जो कंट्रीज थी और उनका भी डिसइंटीग्रेशन हो गया, इसलिए सबकी अपनी अपनी फ्रीडम के लिए, आप कह सकते हैं इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को बेस सही करने के लिए IMF से उन्होंने हेल्प लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एस्टोनिया, लिथुआनिया और लातविया जैसे बाल्टिक देश यूरोपीय संघ में शामिल हुए और बाद में नाटो के सदस्य बन गए। ये नाटो क्या है? नाटो है USA का सैनिक केंद्र। जैसे ये USA का है, वैसे ही था वारसा, ये USSR का था। दोनों के सैनिक केंद्र, कोई भी सैनिक संगठन बोल सकते हैं, सैनिक संगठन थे ये। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, निस्संदेह सोवियत संघ के विघटन का महत्वपूर्ण परिणाम अमेरिकी आधिपत्य के युग का आरंभ था। अमेरिकी आधिपत्य मतलब अमेरिकी डोमिनेंस का, जिसमें कैपिटलिज्म को विजेता घोषित किया गया, क्योंकि समाजवाद मर चुका था, मतलब सोशलिस्ट मर चुके थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 मार्कर क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन है, सोवियत संघ के विघटन ने विश्व राजनीति को किन 3 तरीकों से प्रभावित किया, व्याख्या करें, डिस्क्राइब करना। 2017 में आया है। सोवियत संघ के विघटन के किन्हीं 6 परिणामों, कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में जांच करें। 2014 में क्वेश्चन आया है ये। इसका आंसर देखते हैं, USSR के विघटन के परिणामों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम थे। ये 4 पॉइंट बता रखे हैं, पर इसमें 2 एक्स्ट्रा हैं। इसके आंसर देखते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ के विघटन का मतलब शीत युद्ध का अंत था, क्योंकि शीत युद्ध अमेरिका और USSR के बीच प्रतिद्वंदिता का परिणाम था। इस प्रकार शीत युद्ध का टकराव समाप्त हो गया। जब USSR का डिसइंटीग्रेशन हो गया तो फिर कोल्ड वॉर का एंड हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत संघ के विघटन से शक्ति संबंधों में नाटकीय परिवर्तन और उथल-पुथल हुआ, जिसका विश्व राजनीति पर प्रभाव पड़ा। विघटन के कारण विश्व में अमेरिका नामक एकमात्र महाशक्ति का प्रभुत्व हो गया और या कई शक्ति का प्रभुत्व हो गया। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष जैसे ब्रिटेन वुड संस्थाएं द्वितीय विश्व के देशों के विकासात्मक अर्थव्यवस्था के मद्देनजर सक्रिय भूमिका में आ गई, क्योंकि वे विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के से धन उधार ले सकते थे। नेक्स्ट पॉइंट, विश्व ने अनेक नए देशों को अपनी अपनी स्वतंत्र आकांक्षाओं के साथ उभरते देखा, मतलब नए देशों का उभार हुआ। नेक्स्ट पॉइंट, एस्टोनिया, लिथुआनिया, लातविया जैसे बाल्टिक देश यूरोपीय संघ में शामिल हो गए और बाद में नाटो के सदस्य बन गए। नेक्स्ट पॉइंट, निस्संदेह सोवियत संघ के विघटन का एक महत्वपूर्ण परिणाम अमेरिकी आधिपत्य, अमेरिकी डोमिनेंस और का युग आरंभ हुआ, जिससे पूंजीवाद की विजेता घोषित किया गया, साम्यवाद मर चुका था। क्वेश्चन है, सोवियत संघ में सोवियत प्रणाली के किन्हीं 3 सकारात्मक और 3 नकारात्मक विशेषताओं का पर प्रकाश डालें। क्वेश्चन 2017 में आया है। इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं इसमें क्वेश्चन में। इसका आंसर है, सोवियत संघ के 3 सकारात्मक, पहले पॉजिटिव देखते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सोवियत संघ अर्थव्यवस्था अमेरिका को छोड़कर बाकी दुनिया की तुलना में अधिक विकसित हुई। इसमें जटिल संचार नेटवर्क, विशाल ऊर्जा संसाधन, मशीन उत्पादन और एक परिवहन प्रणाली थी जो इसके दूरदराज के क्षेत्रों से जोड़ती थी। सोवियत राज्य द्वारा सभी नागरिकों के लिए न्यूनतम जीवन स्तर सुनिश्चित किया गया था और सरकार के स्वास्थ्य, शिक्षा, बाल शिक्षा और अन्य कल्याणकारी योजनाओं सहित दुनिया की आवश्यकताओं पर सब्सिडी दी। राज्य स्वामित्व को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि और भूमि उत्पादन, संपत्ति का स्वामित्व और नियंत्रण सोवियत राज्य के पास था। मतलब इसके पॉजिटिव पॉइंट है, एक तो जो सोवियत अर्थव्यवस्था थी वो अमेरिका से पावरफुल मतलब टक्कर ले पाई। क्यों? क्योंकि उसकी जो इकोनॉमिक स्थिति वो मतलब बहुत अच्छी थी सभी कंट्रियों के मुकाबले, और इसका हर सेक्टर में भी अच्छा पकड़ती। उस टाइम ज़्यादा उभार हो रहा था राज्य के मतलब राज्य के हस्तक्षेप से, जैसे संचार हो गया, ऊर्जा सेक्टर हो गया, एनर्जी सेक्टर हो गया, मशीन में हो गया, परिवहन, ट्रांसपोर्ट सेक्टर हो गया। और इसके बाद जो लोगों का जो जीवन स्तर था, लाइफ स्टाइल था, वो भी सही था। गवर्नमेंट लेवल पर उन्हें कई सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, सब्सिडी होगी, चाहे एजुकेशन हो गई, चाइल्ड फेयर हो गया,
यूएसएसआर में मतलब वो कह सकते हैं आप, जो स्टेट था मतलब गवर्नमेंट थी वो ज़्यादा पावरफुल थी, वही सारे डिसीजन लेती थी। अब देखते हैं इसके नेगेटिव पॉइंट या नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सोवियत प्रणाली बहुत नौकरशाही और सत्तावादी प्रकृति की थी, जिसमें इसमें लोगों के जीवन को अव्यवस्थित बना दिया। सत्तावाद का मतलब था लोकतंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अभाव, जिससे लोग नाराज थे। सत्तावाद क्या होता है? अथॉरिटेरियनिज्म होता है, जिसमें कि जो लोकतंत्र है मतलब डेमोक्रेटिक है, और जो लोगों की स्पीच बोलने की मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच होती है वो नहीं होती है। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। सोवियत अर्थव्यवस्था में लंबे समय तक आर्थिक स्थिरता रही, जिसके कारण उपभोक्ता वस्तुओं की मांग आपूर्ति के अनुरूप नहीं होने के कारण बाजार में विफलता हुई। मतलब सोवियत यूनियन में इकोनॉमिक डिसेबिलिटी की वजह से जो था, जो लोगों की वस्तु की मांग थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी, मतलब सप्लाई चेन कम हो गई थी, इसलिए मार्केट जो थी वो बिल्कुल विफल हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। राज्य के खजाने के ने परमाणु शस्त्रागार के निर्माण और रखरखाव तथा पूर्वी यूरोप और सोवियत प्रणाली के भीतर अपने उपग्रह राज्यों के विकास पर बहुत बड़ी रकम खर्च की थी। यह सोवियत प्रणाली के लिए एक बड़ा आर्थिक बोझ बन गया था। आर्थिक बोझ मतलब इकोनॉमिक रूप से उसे डिसेबल बना रहा था। वो क्या था? उसका था वो जो वेपन्स पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना और उनके रखरखाव के लिए ईस्टर्न यूरोप पर ज़्यादा पैसा इसने खर्च कर दिया था, जिससे कि उसकी इकोनॉमिक स्थिति जो स्टेज था वो थोड़ा डगमगा गया था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सोवियत प्रणाली में सुधार के लिए गोर्बाचेव की भूमिका और यूएसएसआर पर इसके सुधार के प्रभाव का वर्णन कीजिए। क्वेश्चन 2015 में आया है। अब इसका आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। पहली बात तो ये है कि ये यूएसएसआर के एक नेता थे जो उस टाइम पे लीड कर रहे थे यूएसएसआर को। तो इन्होंने 1985 में सोवियत संघ में कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे ये। उन्होंने सोवियत प्रणाली में सुधार शुरू किए और पश्चिम के साथ संबंधों को सामान्य बनाने की कोशिश करी। पश्चिम मतलब अमेरिका के साथ में। उन्होंने सोवियत संघ को लोकतांत्रिक बनाने और सुधारने की कई कोशिश करी, मतलब उन्होंने सोवियत यूनियन को भी डेमोक्रेटिक बनाने के लिए कोशिश की। तो इसमें देखते हैं कि सुधार क्या क्या थे। फर्स्ट पॉइंट है उन्होंने पेरेस्ट्रोइका, इसे बोलते हैं पुनर्गठन की नीति। और सेकंड है ग्लासनोस्त्र, इसे बोलते हैं खुलेपन की नीति, की आर्थिक और राजनीतिक सुधार नीति की शुरुआत करी। सेकंड पॉइंट था उन्होंने परमाणु हथियार मतलब वेपन्स का निर्माण हेतु समझौते पर हस्ताक्षर करके अमेरिका के साथ हथियारों की दौड़ को रोक दिया। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप से सोवियत सैनिकों को वापस बुला लिया। नेक्स्ट पॉइंट है उन्होंने जर्मनी के एकीकरण में सहायता करी। तो ये गोर्बाचेव की नीति थी। उन्होंने एक तो पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट जैसी नीति अपनाई, परमाणु हथियारों पर नियंत्रण कम करा, और उन्होंने अफगानिस्तान और पूर्वी यूरोप के सोवियत सैनिकों को वापस बुला लिया, अपने सैनिकों को, और जर्मनी के एकीकरण में उन्होंने हेल्प करी। अब देखते हैं गोर्बाचेव द्वारा शुरू किए गए सुधार का यूएसएसआर पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ा। इफेक्ट क्या क्या हुआ इसके ऊपर? इसका फर्स्ट पॉइंट है आम लोग पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्ट की नीति में निर्धारित समय से अधिक तेज व्यवस्था में खुलेपन और पुनर्गठन लेने के लिए अधीर हो गए। मतलब जब गोर्बाचेव ने ये नीतियां स्टार्ट करी तो लोगों को ये अच्छी लगी और वो चाहते थे जल्दी से जल्दी अपनाई जाए, मतलब इसका जो प्रोसेस है वो थोड़ा फास्ट हो। अब नेक्स्ट पॉइंट है नौकरशाही और साम्यवादी कट्टरपंथी इस नीतियों को अपनाना नहीं चाहते थे। मतलब जो बिल्कुल सोवियत थे, मतलब सोवियत सोशलिस्ट थे, उन्हें ये नीति अच्छी नहीं लगी। उन्हें लगा कि इससे उनकी शक्तियाँ और विलासिता कम हो जाएगी। विलासिता होती है लग्जीरियस, जो वे अपनी लग्जीरियस लाइफ जी रहे थे, मतलब हर चीज़ के लिए उनके सर्वेंट था या जो भी था उनका बहुत पैसा था। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं परिणाम स्वरूप गोर्बाचेव को नुकसान उठाना पड़ा और बाद में उन्हें इस्तीफा दे दिया। 1991 में तख्ता पलट हुआ, जिसने एक तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के कट्टरपंथी थे तो दूसरी तरफ पुनर्गठन के कट्टर समर्थक थे। नेक्स्ट पॉइंट गोर्बाचेव की सुधार की नीति ने रूस और बाल्टिक राज्यों सहित विभिन्न गणराज्यों ने राष्ट्रवादी भावना और प्रभुत्व की इच्छा को बढ़ावा दिया। नेक्स्ट पॉइंट है इसका लोगों के केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की अपेक्षा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता दी, जिसके कारण वे पीड़ित थे। मतलब क्या है इसमें, एक तो उन्होंने जो गोर्बाचेव थे नुकसान उठाया क्योंकि लोग जल्दी जल्दी मांग कर रहे थे, इस कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ गया और उनका तख्ता पलट हो गया। फिर नए लोग आए, उनकी राष्ट्र भावना थी, जो विभिन्न गणराज्य थे उनकी भावना संप्रभुता की इच्छा को बढ़ावा मिला। जो लोग थे वो आर्थिक जो उनके विकास हो रहा था उन्हें वह सोवियत यूनियन के टाइम जो उनका जो गवर्नमेंट द्वारा हो रहा था डेवलपमेंट वो उन्हें वो अच्छा नहीं लगा। अब कैपिटलिज्म द्वारा जो हो रहा था उनका डेवलपमेंट उन्हें वह अच्छा लगा। अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि सोवियत यूनियन विघटन नहीं होता और विश्व द्विध्रुवीय बना रहता तो उस स्थिति पर विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ता? क्वेश्चन 2015 में आया है। मतलब इसमें आपका एडवांस लेवल पूछा, अगर इस चैप्टर में अगर जो सोवियत यूनियन है उसका विघटन डिसइंटीग्रेशन ही नहीं हुआ होता तो क्या होता? तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर है यदि सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो इसका विश्व राजनीति पर निम्नलिखित प्रभाव पड़ता है। इसका फर्स्ट पॉइंट देख लेते हैं। अमेरिका एक महाशक्ति नहीं होता और उसका आधिपत्य स्थापित नहीं होता और विश्व मामलों में एक तरफा हस्तक्षेप नहीं कर रहा होता। मतलब अगर यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन नहीं होता तो अमेरिका एक पावरफुल कंट्री नहीं होता और वह वन साइड
किसी भी चीज में इंटरफेयर नहीं करता। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर सोवियत संघ का विघटन नहीं होता तो दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ रही होती। थर्ड विश्व युद्ध जिसमें गुटनिरपेक्ष देश शामिल थे, इसमें भारत भी एक है। युद्ध और भी ज्यादा विनाशकारी और विध्वंसकारी होता। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ के विघटन के होने के कारण कई देशों को स्वतंत्रता मिली जो तत्काल सोवियत संघ का हिस्सा थे। मतलब जो विघटन हुआ तो उससे भी सोवियत संघ से लोग विघटन नहीं हुए, क्योंकि सोवियत संघ था वो कई देशों का एक ग्रुप था, इसलिए जब उसका विघटन हुआ तो कई सारे देश अपने अलग अलग हो गए। विघटन के बाद यह संभव नहीं होता, विघटन के बिना यह संभव नहीं होता। अगर उसका विघटन ही नहीं होता तो जो ग्रुप था यूएसएसआर का वो डिसइंटीग्रेट ही नहीं हो पाता। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे यूएनओ भी बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, भी अमेरिका की स्थिति बहुत मजबूत हो गई। संयुक्त राष्ट्र संघ में लगभग सभी निर्णय अमेरिका के प्रभाव में लिए जाते थे। अगर सोवियत संघ का पतन न होता तो यह स्थिति कुछ और ही होती। अगर यूएसएसआर का पतन नहीं होता तो यूएनओ में भी अमेरिका की स्थिति इतनी अच्छी नहीं हो पाती। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिकांश पूर्वी सोवियत गणराज्य जो संघर्ष और गृहयुद्ध से गुजर रहे हैं इस पीड़ा से नहीं गुजरते। मतलब जो सोवियत कंट्रीज थी वो इस दुख पीड़ा से नहीं गुजरती अगर इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं हुआ होता तो। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, परमाणु हथियार का संचयन अंतहीन रूप से जारी रहता है। अगर इसका डिसइंटीग्रेशन नहीं होता तो फिर जो वेपन्स है उसका कलेक्शन है वो बढ़ता ही जाता। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोवियत प्रणाली क्या है? सोवियत प्रणाली की किन्हीं 4 विशेषताओं का मूल्यांकन करें। क्वेश्चन 2013 में आया है और इसके बाद भी रिपीट हुआ है। इससे पहले आपको आंसर स्टार्ट करने पहले बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें इसे अपने फ्रेंड सर्कल में। हम इसी प्रकार आपके लिए हर क्लास की चैप्टर वाइज प्रीवियस क्वेश्चन लाते रहेंगे और अभी हमने 12th क्लास के चैप्टर शुरू करे हुए हैं। तो अब आज तक चैप्टर देखते हैं, इसके बाद भी आपको और चैप्टर भी मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ जो आपके पेपर में आपकी हेल्प करेंगे 80+ मार्क्स लाने के लिए। अब इसका आंसर देखते हैं। सोवियत प्रणाली पूंजीवादी की आलोचना पर आधारित थी, जो यह घोषित करती है कि पूंजीवादी हमेशा के लिए जनता की गरीबी और शोषण की ओर ले जाता था है। इसने इस बात पर जोर दिया कि पूंजीवाद कभी भी मानवीय जरूरतों को संतुष्टि के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन के बराबर नहीं हो सकता। सोवियत प्रणाली थी इसका बेसिकली पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि जो कैपिटलिज्म है उसकी आलोचना करना। उसका ये मानना था जो कैपिटलिज्म है वो जनता की स्थिति शोषण करता है, उनकी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाता है और जो मानवीय ज़रूरतें हैं उसके लिए वो बड़े पैमाने पर उसको बराबर या फिर इक्वलिटी नहीं ला पाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट, सोवियत प्रणाली मुख्य रूप से गरीबों के पक्ष में थी। जो सोवियत प्रणाली है वो पुअर पीपल्स के पक्ष में है और इनकी सामाजिक नीति मतलब सोशल पॉलिसीज है आम जनता के कल्याण के लिए, मतलब आम जनता के वेलफेयर के लिए थी। सोवियत प्रणाली का गठन 1917 में रूसी क्रांति के बाद हुआ। रूसी क्रांति कब हुआ? आप इससे एक पॉइंट बना सकते हैं। रूसी क्रांति कब हुई थी? 1917 में, जो समानता और नियोजन अर्थव्यवस्था पर आधारित थी। इसलिए सोवियत प्रणाली का अपना गठन हुआ था। इसकी विशेषता क्या थी, मतलब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या थे? समानता, इक्वलिटी और प्लानिंग, इकोनॉमिक। इसके 4 कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। फर्स्ट है, सोवियत व्यवस्था में राज्य को महत्वपूर्ण भूमिका दी गई थी, मतलब राज्य एक इंपॉर्टेंट था, स्टेट जनता का रक्षक था। सोवियत प्रणाली समाजवादी सिद्धांतों का परिणाम थी जो एक समाजवादी समाज को बनाने का प्रयास करती थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत प्रणाली की अर्थव्यवस्था राज्य द्वारा नियोजित और नियंत्रित थी, मतलब जो भी इकोनॉमिक स्टेट पर काम होना था वो सारा स्टेट ही करता था और कोई निजीकरण उद्योग नहीं था, मतलब कोई प्राइवेट इंडस्ट्री नहीं थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सोवियत राजनीतिक व्यवस्था में कम्युनिस्ट पार्टी को प्राथमिकता दी गई थी। जो पॉलिटिकल लेवल पर है उसमें जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसको प्राथमिकता दी गई थी, प्रायोरिटी दी गई थी। राजनीति में विपक्ष के लिए कोई गुंजाइश ही नहीं थी क्योंकि उसमें कोई अपोनेंट था ही नहीं। यह तानाशाही का संकेत था, मतलब ये तो हो गया ना, डोमिनेंस करने के लिए एक ही पार्टी हो गई, कोई और विपक्ष था ही। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, गोर्बाचेव को सोवियत संघ में सुधार आरंभ करने के लिए मजबूर करने वाले किन्हीं 6 कारकों का व्याख्या करें। क्वेश्चन 2012 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन से कारक हैं जिन्होंने गोर्बाचेव को यूएसएसआर में सुधार आरंभ करने के लिए मजबूर किया? क्वेश्चन 2010 में आया, इसके बाद भी ये रिपीट हुए हैं। जैसे 12 है इसके बाद भी और देख सकते हैं आप। इसका आंसर है 6 कारक बताने हैं, इसमें आपको बताते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, सबसे महत्वपूर्ण कारक यूएसएसआर को पश्चिम में सूचना और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हो रही क्रांति से अच्छी तरह अवगत रखना था। गोर्बाचेव गोर्बाचेव बनते थे जो पूर्वी स्टेट है उसको भी सूचना और प्रौद्योगिकी मतलब इंडस्ट्री जो फिर उनका भी जो विकास और डेवलपमेंट हो रहा है उससे पश्चिम क्षेत्र भी लाभ। नेक्स्ट पॉइंट, गोर्बाचेव यूएसएसआर को एक उन्नत देश बनाना चाहते थे, मतलब एक डेवलपमेंट कंट्री बनाना चाहते थे जो पश्चिमी देश खासकर अमेरिका के बराबरी कर सके या उनसे आगे निकल सके। वो चाहते थे जो यूएसएसआर है वो अमेरिका के बराबर हो या फिर उससे भी आगे हो। यह एक लोकतांत्रिकरण की दिशा में उठाया गया कदम था। ये एक डेमोक्रेसी के स्टेप बोल सकते हैं आप यूएसएसआर को लेकर जाने का था। नेक्स्ट पॉइंट, गोर्बाचेव ने दृष्टिकोण में उदारवादी थे। वे यूएसएसआर के बाकी दुनिया के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के पक्ष में थे। वे चाहते थे कि जो यूएसएसआर है वो अमेरिका के साथ साथ बाकी देशों के साथ भी अपने संबंधों को पॉजिटिवली ले। उनकी शीर्ष प्राथमिकताओं में पश्चिमी देशों के साथ बेहतर संबंध बनाना था।
नेक्स्ट पॉइंट है गोर्बाचेव सोवियत प्रणाली में लोकतंत्र की कमी और बढ़ते भ्रष्टाचार के कारण प्रशासनिक गतिरोध का सामना करना पड़ा। मतलब डेमोक्रेसी के बिना वहाँ पे मतलब करप्शन ज़्यादा हो गया था। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, गोर्बाचेव ने इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल गतिरोध की विरासत को संबोधित करने की आवश्यकता में सुधार के लिए अपनी प्रेरणा प्राप्त करी, जो ब्रेजनेव के शासन के आकार ले चुका था। उन्होंने 1976 और 1985 के दशक में आर्थिक गिरावट को चिन्हित किया, जिसने यूएसएसआर के सैनिक और राजनीतिक सर्वोच्चता को चुनौती दी। मतलब इस समय तक उसकी स्थिति ज़्यादा डगमगा चुकी थी। नेक्स्ट पॉइंट है 1979 में सोवियत संघ द्वारा अफगानिस्तान पर नियंत्रण के कारण उत्पन्न विदेश नीति जटिलताओं ने गोर्बाचेव की आर्थिक समृद्धि के युग की शुरुआत करने के लिए सोवियत नियंत्रण अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए बाध्य किया। मतलब इन शॉर्ट है जो गोर्बाचेव जी थे उन्होंने यूएसएसआर को यूएसए के बराबर या इक्वल लाने के लिए बहुत प्रयास किए थे उन्होंने। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है। इससे पहले आपको मैं बता दूं, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको अब सारी अपडेट मिलती रहे, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जो आपको आने वाले पेपर में एग्जाम में आपको 80% मार्क्स गेन करने में आपकी हेल्प करेंगे। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। शीत युद्ध के दौरान भारत और यूएसएसआर के बीच विशेष संबंध थे, जिसके कारण आलोचकों ने कहा कि भारत सोवियत खेमे का हिस्सा था। क्या आप सहमत हैं? अपने उत्तर को किसी दो तर्क के साथ समर्थन करें। क्वेश्चन 2008 में आया। इसका उत्तर है, आंसर है यस। भारत और यूएसएसआर के बीच विशेष संबंध इसे दर्शाते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है, भारत ने गुटनिरपेक्षता को सिद्धांतहीन कहा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाने के नाम पर। ऐसा कहा जाता था कि भारत ने अक्सर महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर दृढ़ रुख अपनाने से इनकार कर दिया। मतलब जो भारत है उसने हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट, राष्ट्र हित को आगे रखा है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह सुझाव दिया गया कि भारत असंगत था और उसने विरोधाभासी रुख अपनाया। गठबंधन में शामिल होने के लिए दूसरों की आलोचना करने के बाद भारत ने 1971 में यूएसएसआर के साथ 20 वर्ष की मैत्री संधि पर हस्ताक्षर करे। 20 ईयर फ्रेंडशिप अलाइन पे इन्होंने सिग्नेचर करे थे। उस टाइम हमारे देश के पीएम कौन थे? इंदिरा गांधी जी थी उस टाइम। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इसे विशेष रूप से बाहरी पर्यवेक्षण द्वारा वस्तुतः सोवियत गठबंधन प्रणाली में शामिल होने के रूप में माना गया। हालांकि भारत सरकार का विचार था कि बांग्लादेश संकट के दौरान भारत को कूटनीतिक और संभवतः सैन्य समर्थन की आवश्यकता थी, और किसी भी मामले में यह संधि भारत को अमेरिका सहित अन्य देशों के साथ अच्छे संबंध रखने से नहीं रोकती। मतलब ये 1971 में की थी संधि। इस टाइम क्या था? इस टाइम बांग्लादेश में आपको ध्यान होगा युद्ध की स्थिति उत्पन्न हो गई थी, और उस समय बांग्लादेश ने भारत से हेल्प मांगी थी, और भारत ने पूरी हेल्प करने का वादा किया था, मगर उसको जो खतरा था वो किन देशों से था? उस टाइम में यूएसए और पाकिस्तान से खतरा था। जब भारत ने यूएसएसआर के साथ में अपने संधि कर ली, तो इस स्थिति में भारत ने बांग्लादेश में अपना हस्तक्षेप किया और उसको स्वतंत्रता दिलाई, जिसमें इसमें यूएसएसआर का एक महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे कि आप जानते हैं उस समय इंडिया विन भी हुआ था उस युद्ध में, इसलिए इन देशों को समस्याएं हुई थी, और ये भारत के राष्ट्र हित, नेशनल इंटरेस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। तो इस प्रकार ये चैप्टर एंड होता है, एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। आपको ये चैप्टर कैसे लगा, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे लगे, इसके बारे में कमेंट करें, और इसे अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें, जिससे कि आपको आने वाले एग्जाम में हेल्प होगी और आपको 80% मार्क्स गेन करने में हेल्प करेंगे। तो थैंक यू सो मच।